हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक मिनट, चलो ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और पोइम्स, ट्वेल्थ क्लास लिटरेचर की पोइम्स स्टार्ट कर दी थी। पहली पोइम्स देख चुके थे, एक्सप्लेनेशन पूरा देख चुके थे। पहली पोइम का नाम है ए लेक्चर अपॉन शैडो, जॉन डन जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आज हम इस पोम की समरी तैयार करेंगे कि वास्तव में पोम किसके बारे में कहना चाहती है। समरी अच्छी तरीके से करेंगे, उसके बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ मैं आपके लिए। उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि वास्तव में उन क्वेश्चंस में क्या क्या है और किस प्रकार से उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हमारे को करना है। समरी अच्छे तरीके से देखेंगे, अगर समरी आपको याद हो गई तो समरी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और पोम का एक्सप्लेनेशन तो अच्छी तरीके से देख के आना है, उसी से पता चलेगा आपको कि वास्तव में पोम किस वे में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ से समरी स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए समरी बना के लेके आया हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं समरी। ठीक है, ए लेक्चर अपॉन शैडो, ए लेक्चर अपॉन शैडो पोम की क्या देख रहे हैं, समरी देख रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि सर हमें ये समस्या है, उस समस्या पे ज़रूर काम किया जाएगा। तो समरी, और समरी को तो घोल के पीना है आपको। कहने का मतलब ये है कि समरी को घोल के पीना है, कुछ भी नहीं देखना है। समरी से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, पोम का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। मैंने खुद ने तैयार की है ये समरी, एक एक लाइन पे काम किया है कि वास्तव में इस लाइन से हमें क्या लेना चाहिए, किस प्रकार से समरी इस लाइन की तैयार करनी चाहिए। इस तरीके से तैयार की गई है ये समरी कि अगर इसको करके चले जाते हो, क्योंकि क्या होता है ट्वेल्थ क्लास लिटरेचर में सीधी कभी कभी पोएम्स की क्या पूछ ली जाती है, सीधी समरी पूछ ली जाती है कि बताओ ए लेक्चर अपॉन शैडो की समरी लिखो आप। ठीक है, तो देखो बेटा, द पोम ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन डन के द्वारा। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, जब हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जब पोइट का इंट्रोडक्शन चल रहा था, तभी बता दिया था कि हमारे को इसमें किसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, पोइट के बारे में भी लिखना पड़ेगा। द पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो, पोइम का नाम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। और कल बता दिया था मैंने राइटर के इंट्रोडक्शन में कि ये राइटर कैसे थे, मेटाफिजिकल राइटर थे। इसका मतलब इसमें मेटाफिजिकल टर्म का भी उपयोग करेंगे हम। ठीक है, तो जॉन डन द्वारा लिखी गई है इज ए, क्या लिखा है यहाँ पे, इज ए मेटाफिजिकल पोइम। कौन सी पोइम है ये, मेटाफिजिकल पोइम। और ये तो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, इसकी एज में जितने भी, इसके समय में जितने भी पोइट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जॉन डन वाज। अब देखो ये लाइन मैंने ऐड की है, आपके लिए मेहनत की है, ये लाइन मैंने अलग से ऐड की है। जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम। अपने समय में जितने भी पोइट रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर मेटाफिजिकल पे काम किया है तो जॉन डन जी ने किया है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, क्या रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि रहे हैं इन पॉइंट्स के। तो ये वाली लाइन अगर समरी में लिख देते हैं तो देखो बेटा, समरी में 4 चांद लग गए, 4 चांद लग जाएंगे, आपकी समरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यहां से देखो, जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम। ठीक है, पहले तो लिखा हमने द पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोइम, और फिर लिखा जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो यहां तक हमारी समरी तैयार हो गई है। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल इज ए टर्म, मेटाफिजिकल एक टर्म है इन विच, जिसके अंदर ए रीडर डज नॉट सी द डीप थॉट्स ऑफ द पोइट। उसमें एक पाठक जो पढ़ने वाला है वो पोइट के गहरे जो थॉट्स होते हैं, गहरे विचारों को नहीं समझ पाता है। और मैंने कहा कि मेटाफिजिकल क्या करती है, आलोक, मेटाफिजिकल पोइम में क्या होता है, या मेटाफिजिकल पोइट क्या करते हैं कि अलौकिक चीजों को, ठीक है, अलौकिक चीजों को क्या करते हैं,
अनालौकिक चीजों से रिलेट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कल्पनाएं जहां पर हमारी समाप्त होती है वहां से इन पोइट की कल्पनाएं शुरू होती है, इनकी इमेजिनेशन शुरू होती है। तो बेटा ये क्या करते हैं कि जो रीडर्स होते हैं वो इनको थॉट को समझ ही नहीं पाते। जब ज्यादा पढ़ते हैं, इनको बार बार इनका दोहरान करते हैं, तब जाके समझ में आता है कि वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेटाफिजिकल एक टर्म होता है जिसमें क्या करते हैं, ये जो रीडर्स हैं ये डीप थॉट्स ऑफ द पोइट के समझ नहीं पाते हैं इन द पोइम, इन द प्रेजेंट पोइम। और ये जो हमारी वर्तमान समय में ये जो पोइम पढ़ रहे हैं हम, ए लेक्चर अपॉन शैडो, ऑल्सो द रीडर इज ओवरवेल्म्ड, इसमें भी रीडर क्या होते हैं, एक समय के लिए आश्चर्यचकित होते हैं। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और लिख लेना इस शब्द को, आगे भी काम आने वाला है। व्हेन द पोइट गिव्स डिफरेंट इमेजेस ऑफ द पोइम, क्योंकि इसमें पोइट क्या करता है, अलग अलग प्रकार की इमेजेस का क्या करता है, प्रयोग करता है, अलग अलग दृश्य दिखाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब एक बार जो मॉर्निंग वाली शेडो है उसके बारे में बात करता है, दूसरी बार फिर नून वाली शेडो के बारे में बात करता है, तीसरी बार फिर इवनिंग वाली शेडो के बारे में बात करता है। तो अलग अलग इमेजेस दिखा रहा है हमारे को पोइट। ठीक है, तो ये भी हमारी एक मेटाफिजिकल पोइम है। एट द बिगिनिंग, अब देखो यहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, पोइम के शुरुआत में द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड आर वॉकिंग टुगेदर। तो हमारा जो स्पीकर है, कहने वाला, कहने का मतलब हमारा पोइट, एंड हिज बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब उसका प्रेमी जोड़ा, ठीक है, प्रेमिका, वो क्या करते हैं, वॉकिंग टुगेदर, एक साथ में क्या करते रहते हैं, वॉकिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब आगे मैं 1 मिनट का तो नहीं बोल सकता, लेकिन 4-5 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके, थोड़ी समय के लिए पॉज करके वीडियो को, इसकी समरी को लिख सकते हो। बेटा इतनी गजब तरीके से समरी तैयार की है मैंने, इससे बेटर नहीं हो सकता। और इतना लिख के आ जाओगे ना तो गारंटी है आपके फुल में से फुल मार्क्स आने ही है, अगर इस पोइम की समरी आती है तो एक बार इसको देखेंगे। अब देखो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया, क्या समझा हमने, ठीक है, कि पोइम के शुरुआत में हमारा स्पीकर और उसकी जो बिलाउड है और वॉकिंग टुगेदर, दोनों के दोनों साथ में क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं। अब आगे देखो, द पोइट प्रेजेंट्स लव इन 3 स्टेजेस। तो हमारा कवि क्या करता है, लव को, प्रेम को कितने स्टेजेस में रिप्रेजेंट करता है, 3 स्टेज में, 3 स्तर पर लव को, लव का व्याख्यान देने की कोशिश करता है, लव की फिलोसफी के बारे में बात करता है। हालांकि आप ये लाइन भी लिख सकते हो इसमें कि ये पोएम किसके बारे में बताती है, लव या लव फिलोसफी के बारे में बताती है। तो 3 स्टेजेस पे, ठीक है, 3 स्तर पे क्या करता है, प्रेम की व्याख्या करने की कोशिश करता है। दे आर मॉर्निंग, और ये स्टेजेस कौन कौन सी है, पहली हो गई मॉर्निंग, दूसरी हो गई नून, ठीक है, पहली मॉर्निंग हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी नून हो गई, एंड इवनिंग, और तीसरी कौन सी स्टेज हो गई, इवनिंग स्टेज हो गई। ठीक है, तो यहां से अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है कि पोइट प्रेजेंट करता है लव को 3 स्टेजेज में, दे आर मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, तीनों स्टेजेस समझ में आई। मॉर्निंग इज द स्टेज ऑफ ए इनिशियल लव, जो मॉर्निंग स्टेज है, मॉर्निंग स्टेज इनिशियल लव, शुरुआती प्रेम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मॉर्निंग जो शेडोज बनती है, हमारी जो शेडोज बनती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इनिशियल का मतलब शुरुआती प्रेम को रिप्रेजेंट करती है। एंड व्हेन द सन डेवलप्ड द शेडोज बिगिन टू ग्रो शॉर्टर, और जैसे जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है, डेवलप का मतलब विकास करता रहता है, विकास का मतलब ऊपर चढ़ता रहता है, तो ये शेडोज क्या हो जाती है, शॉर्टर होती जाती है, छोटी होती जाती है। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड, और एक समय ऐसा आता है जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। एट दिस टाइम, और इस समय, देयर आर नो शेडोज, तो कोई भी शेडो नहीं बनती है। ठीक है, ये कल मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था आपको। अगर आप ये समरी देख रहे हो तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पोएम का क्या देख के आओ, पहले एक्सप्लेनेशन देख के आओ, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब सूर्य डायरेक्टली ओवरहेड,
जब हमारे जस्ट सिर के ऊपर होता है, एट दिस टाइम, इस समय, देर आर नो शेडोज, तो इस समय कोई भी शेडो नहीं होती है। और दोपहर के समय, नून के समय, जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो वास्तव में कोई शेडो नहीं बनती है। ठीक है, सिंबलाइजिंग, और ये किसको सिंबलाइज करता है, किसका प्रतीक है, परफेक्ट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी का वो है, सिंबलाइज है, प्रतीक है, ऑनेस्ट, ईमानदारी का। दोनों के बीच में कुछ भी बेईमानी नहीं होती है, दोनों केवल प्रेम और प्रेमिका, पोइट कहना चाह रहा है प्रेम और प्रेमिका ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। एंड ट्रू लव, और वास्तव में सच्चा लव उसी समय होता है जब सूर्य क्या होता है, हमारे जस्ट सिर के ऊपर होता है। और आप एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो, मैं भूल गया इसमें, हालांकि मेरे को ऐड करना चाहिए, कि द पीक पॉइंट ऑफ द लव, और यही लव का उच्चतम शिखर होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेम होता है। कौन से समय, नून के समय। अब आगे देखते हैं, द लवर आर ओपन एंड सिंसियर, जो लवर है, दोनों प्रेमी हैं, वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। एंड सिंसियर, और सिंसियर होते हैं, समझदार होते हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। देयर इज नो डिसीट, ना तो इनमें कोई धोखा होता है, कोई एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश नहीं करते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग, ना ही इनके बीच में कोई गलत समझ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, प्रेम होता है। और वो भी कैसा होता है, प्योर, ट्रू, ट्रू लव होता है। ठीक है, तो यहां से एक लाइन आप ऐड करते हुए चलेंगे कि दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ द लव, या ऐसे लिख लेंगे, नून स्टेज, नून स्टेज द पीक पॉइंट ऑफ द लव। ठीक है, ये लव का क्या होता है, पीक पॉइंट होता है। तो यहां तक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे दे रखी है, एक बार मैं आपको अभी समय दूंगा, उसके बाद में आप यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे इसको और समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। ठीक है, एज टाइम पासेज, और जैसे ही समय गुजरता है, एंड द सन बिगिन टू सेट, और सूर्य क्या होने लगता है, सेट होने लगता है, धीरे धीरे अस्त होने लगता है। शेडोज स्टार्ट टू अपीयर, और फिर से दोबारा से शेडो बनना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने बोला था शेडोज किसका, भ्रम, चिंताएं, दुख, इनको रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब जैसे ही सूर्य ऊपर जाता है और अस्त होने की कोशिश करता है, जैसे ही पश्चिम की ओर क्या करने लग जाता है, डिक्लाइन करने लग जाता है, तो फिर स्टार्ट हो जाती है शेडोज। क्या स्टार्ट हो जाती है, शेडोज। दिस चेंज रिप्रेजेंट हाउ लव टू कैन फेड और बिकम लेस प्योर, और यह जो स्थिति है, यह परिवर्तन रिप्रेजेंट करता है कि प्रेम कैसे फेड हो जाता है। फेड का मतलब निरस, बिल्कुल फीका पड़ जाता है, फीका हो जाता है, और बिकम लेस प्योर, और कैसे अशुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब फिर भ्रम, चिंताएं, जेलियसी और डिसऑनेस्टी, और कहने का मतलब परफेक्शन नहीं होता है, ये सब वापस फिर प्रेम में आना स्टार्ट हो जाते हैं इवनिंग के समय। ठीक है, जीलियसी, जीलियसी, एक दूसरे में जलन की भावना होने लग जाती है। एंड प्रेटेंसेज एंटर द रिलेशनशिप, और धोखेबाजी, और धोखेबाजी क्या करती है, धोखेबाजी एंटर होने लग जाती है इस रिलेशनशिप में। इनका जो संबंध होता है, जो प्रेमियों के बीच संबंध होता है, तो इवनिंग की शेडो इसको रिप्रेजेंट करती है कि इनके बीच में क्या एंटर हो जाती है, धोखेबाजी एंटर हो जाती है, जीलियसी एंटर कर जाती है, और डाउट्स उत्पन्न होने लग जाते हैं। डाउट्स क्या होने लग जाते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो बेटा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, एक बार इसको देखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपके पास लगभग 5 से 10 सेकंड का वक्त है। और ये मेहनत मैं आप ही के लिए कर रहा हूं बेटा जी, और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी ये तो ध्यान से देखेंगे, इन्हीं की वजह से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा है मेरे को 12th क्लास लिटरेचर का सिलेबस। ठीक है, तो हमारे को एक तो ये डिसीट वाली मीनिंग याद रखनी है। डिसीट का मतलब होता है धोखा। ठीक है, जीलियसी तो आपको आती है, प्रेटेंस का मतलब होता है
दगेबाजी, एक दूसरे से धोखा करना, ठीक है, ये भी प्रिटेंस का मतलब होता है। तो शायद मेरे को लगता है कि इसमें तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। किस प्रकार से इवनिंग शेडोज होती है, किस प्रकार से नून शेडो होती है, और एक चीज़ आप अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, दिस इज द पीक पॉइंट ऑफ द लव। वही लव का क्या होता है, पीक पॉइंट होता है। चलो लास्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ से फिर हमारी समरी समाप्त हो जाएगी। द लव बिगिंस टू डिक्लाइन, और प्रेम क्या होने लग जाता है, जैसे जैसे इवनिंग की शेडोज बढ़ती जाती है तो लव क्या होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। एंड शेडोज अगेन बिगेन टू बी लॉन्गर एंड फाइनली एट द इवनिंग, और फिर शेडोज भी क्या होने लग जाती है, लॉन्गर होने लग जाती है, ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है, ठीक है। शेडोज भी क्या होने लग जाती है, ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है। थोड़ा कैमरा ब्लर कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर शेडोज वापस लंबी होने लग जाती है, और शेडोज लंबी होगी इसका मतलब जीलियस बढ़ेगी, डिसीट बढ़ेगा उनके अंदर, ठीक है, और प्रिटेंस धीरे धीरे एंटर कर जाएगा उनके जीवन में, ठीक है। एक दूसरे से दगेबाजी होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब नून का समय ऐसा समय होता है जहां पे लव का क्या होता है, पीक पॉइंट होता है। एंड फाइनली एट द इवनिंग, और अंततः जब शाम का समय आता है, देर आर नो शेडोज, शाम के समय तो शेडो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, शेडो रहती ही नहीं है। इट मीन्स लव हैज बिकम टू एन एंड, इसका मतलब यह है कि प्रेम उनका क्या हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है। अब सोच सकते हो आप मेटाफिजिकल पोइट है तो किस तरीके से शैडो के ऊपर लव का लेक्चर दे दिया। आप कल्पना कर सकते थे क्या इस चीज की कि वास्तव में शैडोज के ऊपर कोई पोइट क्या कर सकता है, लव फिलोसफी दे सकता है या लव के बारे में व्याख्यान दे सकता है। लेकिन भाई साहब जॉन डन जी तो रिप्रेजेंटेटिव है मेटाफिजिकल पोइट्स के, तो इन्होंने शैडोज के ऊपर क्या दे दिया, लेक्चर दे दिया, और उसकी पूरी समरी, ठीक है। तो एक बार देखेंगे इसको, इसकी पूरी समरी हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये मेरे को खड़े होते ही कैमरा ब्लर नहीं करता और ऐसे ब्लर करता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बार दोबारा से, समरी इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या पढ़ रहे हैं हम, ए लेक्चर अपॉन शैडो की क्या पढ़ रहे हैं, समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार में ओवरव्यू दे देता हूं आपको। द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएम। ये कैसी पोएम है, एक मेटाफिजिकल पोएम है। जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम। मेटाफिजिकल ए टर्म इन विच रीडर्स डज नॉट सी द डीप थॉट ऑफ द पोइट, इसकी डीप थॉट को नहीं समझ पाते हैं जो रीडर्स होते हैं वो। इन द present poem also the reader is overwhelmed when the poet gives different images of the poem। और हमारी ये जो पोइम है इसमें भी रीडर क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पोइट है वो अलग अलग प्रकार की इमेजेस क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे। एट द बिगिनिंग, जो पोइम के शुरुआत में, ऑफ द पोम, पोम के शुरुआत में, द स्पीकर एंड हिज बिलाउड आर वॉकिंग टुगेदर, जो स्पीकर होता है और इसकी जो बिलाउड होती है, इसकी जो प्रेमिका होती है, वो साथ में वॉकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में द पोइट प्रजेंट्स लव इन 3 स्टेजेस, और जो हमारा पोइट है वो लव को कितने स्टेजेज में प्रजेंट करते हैं, 3 स्टेजेज में प्रजेंट करते हैं। दे आर मॉर्निंग, इसमें मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग 3 शेडोज बनती है, उसके द्वारा लव को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉर्निंग इज द स्टेज ऑफ द इनिशियल लव, और जो मॉर्निंग स्टेज है वो इनिशियल शुरुआती प्रेम का प्रतीक है। एंड व्हेन द सन डेवलप्ड, और फिर सूर्य जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, द शेडोज बिगेन टू ग्रो, तो शेडो हमेशा क्या, शेडोज क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है। इसका मतलब डाउट, जीलियसी वगैरह ये एंटर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द सन डेवलप्ड द शेडोज बिगेन टू ग्रो शॉर्टर, और जैसे 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 सूर्य ऊपर बढ़ता है तो ये शेडो क्या होने लग जाती है, ये शेडो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसका मतलब ये जीलियसी, ये डाउट और ये डिसीट और ये प्रिटेंस, ये सब क्या होने लग जाते हैं, जीवन से ख़त्म होने लग जाते हैं। और फिर जब एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर होता है उस समय तो सारे के सारे समाप्ति हो जाते हैं, ठीक है। वो पीक पॉइंट होता है लव का। When the sun is directly overhead, जब सूर्य हमारे
एग्जैक्ट ओवरहेड के ऊपर होता है। एट दिस टाइम, और इस समय, देर आर नो शेडोज, इस समय कोई परछाई नहीं बनती है, कोई शेडोज नहीं बनती है। सिंबोलाइजिंग, और ये इसका प्रतीक है, परफेक्ट, कि प्रेम पूर्ण है, ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्ण है, एंड ट्रू लव, और उनके बीच में कैसा प्रेम है, सच्चा प्रेम है। द लवर आर ओपन एंड सिंसियर विथ ईच अदर, और जो लवर, जो प्रेमी होते हैं, एक दूसरे से खुले और सिंसियर, समझदार, एंड एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। देयर इज नो डिसीट, इनके बीच में कोई भी धोखा नहीं होता है, एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, और ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एज टाइम पासेज, जैसे जैसे समय गुजरता है, एट द सन बिगिन टू सेट, और सूर्य क्या होने लग जाता है, अस्त होने लग जाता है। शेडोज स्टार्ट टू अपीयर, फिर दोबारा से शेडो बनना स्टार्ट हो जाती है। दिस चेंज रिप्रेजेंट्स, और यह परिवर्तन रिप्रेजेंट करता है, हाउ लव टू कैन फेड, की प्रेम कैसे फीका पड़ रहा है, और बिकम लेस प्योर, और कैसे अशुद्ध होता जा रहा है। एज डाउट्स, किसके रूप में, संदेहों के रूप में, ठीक है, संदेह उत्पन्न हो रहे हैं एक दूसरे में, जीलियसी, एक दूसरे में जीलियसी हो रही है, जीलियसी धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड प्रीटेंस एंटर द रिलेशनशिप, और धोखेबाजी, दगेबाजी धीरे धीरे इनके संबंधों में प्रवेश कर रही है। द लव बिगिन टू डिक्लाइन, और फिर प्रेम क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, डिक्लाइन का मतलब कम होना। एंड शेडोज अगेन बिगेन टू बी लॉन्गर, और फिर छाया, जो परछाइयाँ हैं, फिर क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। एंड फाइनली एंड द इवनिंग, और अंततः शाम के समय, देर आर नो शेडोज, कोई भी शेडो नहीं होती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इट मीन्स लव हैज़ कम टू एंड, इसका मतलब ये है कि प्रेम का क्या हो चुका है, अंत पे आ चुका है, प्रेम का भी क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन में समेट दिया है इस पूरी पोएम को। यहाँ पे डिस्कस जॉन डन एज ए पोइट ऑफ लव, डिस्कस करना है कि जॉन डन एक प्रेमी कवि था, तो ये कहने का मतलब समरी से ही चुराना है और समरी से ही लिख देना है, ठीक है। और ये आपके लिए क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप किस तरीके से लिखते हो। एक्सप्लेन द लाइन, इन लाइनों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, जिस प्रकार सूर्य पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम भी क्या होता रहता है, अस्त हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा वो एक्सप्लेनेशन में देखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए सस्पेंस है, इस लाइन का अर्थ आपको तभी पता चलेगा जब आप पोम का क्या देखोगे, एक्सप्लेनेशन देखोगे। ट्रू लव, सच्चा प्रेम क्या है, इसके बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना है इस लाइन को। डिस्गाइज, डिस्गाइज को एक्सप्लेन करना है। वी डू डॉज शेडोज ट्रीड, उन छायाओं को हम क्या कर रहे थे, कुचल रहे थे। तो ये चीज़ भी आपको लिखनी है। कहने का मतलब जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो हम छाया को कुचल रहे थे, एक्सप्लेनेशन में देखना है बेटा जी, एक्सप्लेनेशन में छाया को कुचल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हमारे बीच जितने भी भ्रम, चिंताएं, जेलियसी ये थी, कन्फ्यूजन्स ये थे, इनको हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल सफाया कर रहे थे। और उस समय पीक पॉइंट ऑफ द लव था, उस समय प्रेम का पीक पॉइंट था, प्रेम का जो उच्चतम शिखर होता है वो था। उस समय केवल प्रेम था, हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। ये इसमें एक्सप्लेनेशन देना है। अटेन द हाईएस्ट डिग्री, तो प्रेम अपनी हाईएस्ट डिग्री कब प्राप्त करता है, ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक हमने बहुत कुछ तैयार कर लिया है, ठीक है। और मिलते हैं इसी के साथ में अगली वाली पोएम्स के साथ में, जिसका नाम है पोएम्स बाय मिल्टन। मिल्टन जी के द्वारा कौन कौन सी पोएम्स लिखी गई है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 8 पोएम्स होने वाली है आपकी, 8 पोएम्स के 16 वीडियो आपको मिलेंगे। 16 वीडियो में सारा का सारा मैटर हमारा समाप्त हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, इसी तरीके से हमारा साथ निभाना है। और भाइयों पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है, ठीक है। आपके देखने से, आपके शेयर करने से और आप ही के सहयोग से हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। और टिप्पणी ज़रूर किया करो, कमेंट में लिखा करो कि वास्तव में आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज़ और कैसे महसूस करते हैं आप हमारे से पोइम्स पढ़ने के बाद में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से रहेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।